नमस्कार है आप सभी को। स्वागत है आप सभी का कक्षा 11 की हिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास के अंदर। हिस्ट्री में पाठ पढ़ रहे हैं, पाठ संख्या 9, औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति के विभिन्न बिंदुओं को हमने समझा कि किस प्रकार से औद्योगिक क्रांति के दौरान इंग्लैंड या ब्रिटेन के अंदर परिवर्तन आ रहे थे और नए नए आविष्कार हो रहे थे, कई बड़े बड़े चेंजेस हो रहे थे। तो उन परिवर्तनों के होते अन्य क्या परिवर्तन हुए वो हम समझेंगे। और आज का जो हमारा अध्ययन बिंदु है या टॉपिक जो रहेगा वो है नहरें और रेलें, यानी कि कैनाल्स और ट्रेन्स। तो हम समझते हैं नहरें और रेलों का निर्माण है वो ब्रिटेन के अंदर किस प्रकार से हुआ और किस प्रकार से वहाँ पे रेलोन्माद और नहरोन्माद का समय है वो शुरू हो गया। ठीक है, उन्माद यानी एक तरह से जुनून कि वहाँ पर एक ऐसी मानसिकता का विकास हुआ जिसके चलते उन्हें नहरें और रेलें वहाँ पर भरपूर मात्रा में बनने लगी, उनके लिए रास्ते हैं वो बनने लगे। तो हम टॉपिक को समझते हैं। देखिए, प्रारंभ में नहरें कोयलों को शहरों तक ले जाने के लिए बनाई गई थी। जब शुरू में ब्रिटेन के अंदर नहरों का निर्माण हुआ था तो उसका एक ही उद्देश्य था कि शहरों तक कोयला है वो ढोया जा सकता है और ये एक सस्ता और टिकाऊ था। इसका कारण था कि कोयले को उसके परिमाण और भार के कारण सड़क मार्ग से ले जाने में समय अधिक लगता था और उस पर खर्च भी अधिक आता था। अगर हम देखें नॉर्मली तो जो जलवाहन या नाव है, नाव के अंदर कोयले भर के ले जाएंगे या फिर छोटे जहाज़ों के अंदर भी कोयले भर के ले जाएंगे तो पानी में वो खर्चा नहीं आता है जितना कि अगर सड़क मार्ग के माध्यम से ये काम होगा तो वो काम में जो है खर्च भी अधिक होता है और वहीं कम मात्रा में सामग्री भरी जाती है। वही जहाज़ों में या बड़ी नावों में अधिक मात्रा में सामग्री भरी जा सकती थी। तो यहाँ पर ये दोनों में फ़र्क था और उस पर खर्च भी अधिक आता था, जबकि उसे बजरों में भरकर नहरों के रास्ते ले जाने में समय और खर्च दोनों ही कम लगते थे। यानी बजरे यानी हम कह सकते हैं बोरे, बड़े बड़े बोरों में कोयले भर लिए जाते थे और फिर उनको एक साथ नावों पे लाद दिया जाता था या फिर जो भी इन नहरों के रास्ते जो भी जहाज़ या छोटे जहाज़ या नाव चलती थी उनके ऊपर उन चीज़ों को या उन कोयलों को लादा जाता था और इससे समय और खर्च दोनों भी कम लगता था, क्योंकि अधिक सामग्री है वो भरी जा सकती थी और खर्च ना के बराबर आता था। औद्योगिक ऊर्जा के लिए शहर में घर गर्म करने और उनमें रोशनी करने और कोयले की मांग बराबर बढ़ती रही। अगर हम इंग्लैंड की स्थिति को देखें तो इंग्लैंड में सर्द मौसम रहता है और ऐसे में वहाँ पर घरों को गर्म करने के लिए भी कोयले की आवश्यकता पड़ती है, लकड़ी की आवश्यकता पड़ती है और उनमें साथ ही साथ जो है घरों को गर्म करने के साथ ही वहाँ पर जो है उजाले के लिए भी कोयले का प्रयोग है वो हुआ करता है। तो कोयले की मांग औद्योगिक ऊर्जा के लिए तो थी ही, साथ में शहरों के लिए भी ज़रूरी थी या जो है लोग अपने घरों में रहते थे उन घरों को गर्म करने और उनके अंदर रोशनी के लिए भी कोयले की मांग वहाँ पर भारी मात्रा में थी। इंग्लैंड में पहली बार नहर बनी, उस नहर का नाम था वर्सली कैनाल। आपको याद रखना है, प्रश्न आ सकता है कि पहली नहर बनी हुई वो कौन सी नहर थी, तो आपको याद रखना है वर्सली कैनाल। ठीक है, वर्सली कैनाल जो बनाई गई है वो 1761 में और इसको बनाने वाला था जेम्स ब्रिडली। ठीक है, याद रखना है जेम्स ब्रिडली। और जेम्स ब्रिडली का जो समय माना जाता है वो 1716 से 1772 तक का। ये नहर जब बनाई गई तो इसका प्रयोजन केवल यही था कि उसके जरिए वर्सले जो है मैनचेस्टर के पास जगह है, ब्रिटेन का ही शहर है, लंदन के पास मैनचेस्टर, तो वर्सले या मैनचेस्टर के पास कोयले के भंडारों से शहरों तक कोयला ले जाया जाए। उस नहर के बन जाने के बाद कोयले की कीमत घटकर आधी हो गई कि यहाँ पर जो वर्सली कैनाल जो बनाई थी उससे यहाँ पर नावों का प्रयोग है या यहाँ पर जो कोयला मिलता था वर्सले मैनचेस्टर के पास जो इलाका था वहाँ पर भारी मात्रा में कोयलों के भंडार थे, तो वहाँ इन भंडार से ही कोयला भराकर एक दूसरे स्थान पर ले जाया जाता था और इसके कारण यहाँ पर कोयले की कीमत घटकर आधी हो गई। कारण था कि कोयला भारी मात्रा में अब मिलने लगा था। नहरें आमतौर पर बड़े बड़े जमींदारों द्वारा अपनी ज़मीनों पर स्थित खदानों और जंगलों के मूल्यों को बढ़ाने के लिए बनाई जाती थी। पहले ब्रिटेन के अंदर बहुत बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स थे, जमींदार थे
और ऐसे में उन्होंने अपनी सुविधाओं के लिए उनके खेतों में खाने वगैरह निकलती थी, खदानें, और जंगलों के मूल्य को बढ़ाने के लिए उन्होंने नहरों का निर्माण भी करवाया। नहरों के आपस में जुड़ जाने से नए नए शहरों में बाजार बन गए, यानी जब नहरें आपस में जुड़ गई और जो सामग्री एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाई जाती थी, इसके चलते कई इलाके शहरों में परिवर्तित हो गए। उदाहरण के लिए बर्मिंघम शहर, जहाँ की ब्रिटेन की महारानी जहाँ रहती है, तो बर्मिंघम शहर या बर्मिंघम पैलेस जहाँ पे है, तो ये शहर की बात हो रही। तो बर्मिंघम शहर का विकास केवल इसलिए तेजी से हुआ क्योंकि वह लंदन, ब्रिस्टल चैनल और मर्सी तथा हम्बर नदियों के साथ जुड़ने वाली नहर प्रणाली के मध्य में स्थित था, कि यहाँ पर ये सारी नहरें एक साथ अलग अलग नदियों से मिलकर जाती थी, और या फिर यहाँ थी ये नहर प्रणाली। ऐसे में बर्मिंघम शहर जो है मध्य में पड़ता था, और इससे ये शहर है वो बहुत तेजी के साथ है ये विकसित हुआ। 1760 से 1790 के बीच नहरें बनाने की 25 नई परियोजनाएं हैं इस दौरान शुरू की गई। 1788 से 1796 तक की अवधि, जिसे नहरोन्माद या कैनाल मैनिया के नाम से पुकार जाने वाली अवधि में, ये कैनाल मैनिया कहा जाता है। नहरोन्माद यानी ये समय है 1788 से लगाकर 1796 तक का। तो नहरोन्माद पे अगर 1 नंबर का प्रश्न आता है तो आप ये लिख सकते हैं कैनाल मैनिया, और 1788 से 1796 तक का समय है ब्रिटेन के अंदर, जिसे नहरोन्माद का नाम दिया गया है। और इस अवधि में जो है 46 नई परियोजनाएं हाथों में ली गई, यानी ये समयकाल ऐसा था जिसमें पूरे ब्रिटेन के अंदर नहरों की योजनाएं हैं या नई परियोजनाएं शुरू की गई थी, जिसमें 46 परियोजनाएं इसमें शामिल थी। उसके बाद अगले 60 वर्षों में अनेकानेक नहरें बनाई गई, जिनकी लंबाई कुल मिलाकर 4000 मील से अधिक थी। तो इसके बाद वहाँ पे ये दौर ऐसा चला कि वहाँ अनेक नहरों का निर्माण है वो हुआ, और जिनकी लंबाई है वो 4000 मील से अधिक थी। अब दूसरा टॉपिक इसी के अंदर है, देखिए, पहला भाप से बनने वाला रेल का इंजन जो है स्टीफेंसन का रॉकेट कहा गया है उसे, और 1814 में ये बना। अब रेलगाड़ियाँ परिवहन का एक ऐसा नया साधन बन गई जो वर्ष भर उपलब्ध रहती थी, यानी ऐसे भाप के इंजनों का निर्माण होने से रेलगाड़ियां हैं वो जो है प्रतिदिन उपलब्ध रहती थी, और यहाँ पे अधिक मात्रा में सामग्री ले जाई जा सकती थी। परिवहन के रूप में ये मुख्य संसाधन था जो वर्ष भर उपलब्ध रहती थी, सस्ती और तेज भी थी, और माल और यात्री दोनों को ढो सकती थी। रेलगाड़ियाँ जो है अधिक मात्रा में ये भी सामग्री को ले जा सकती है, और यात्री और माल दोनों ही उसमें जो है वहन कर सकते हैं, परिवहन कर सकते हैं। इस साधन में एक साथ 2 आविष्कार सम्मिलित थे। लोहे की पटरी, जिसने 1760 के दशक में लकड़ी की पटरी का स्थान ले लिया, यानी पहले लकड़ी की पटरियां वहाँ पे हुआ करती थी, लेकिन बाद में जब ये रेलों का आविष्कार होने लगा तो इसमें अब लोहे की पटरी का उपयोग है वो होने लगा था। भाप के इंजन द्वारा इस लोहे की पटरी पर रेल के डिब्बों की खिंचाई भी की जाने लगी थी। अब भाप के इंजन का भी आविष्कार हो गया, तो फिर इस लोहे की पटरी के ऊपर रेल के डिब्बे जब बिछाए जाते थे, फिर उनको खींचने का काम है वो भाप के इंजन के माध्यम से होने लगा। रेल के आविष्कार के साथ औद्योगिकीकरण की संपूर्ण प्रक्रिया ने दूसरे चरण में प्रवेश कर लिया, यानी अब यहाँ पर औद्योगिकीकरण तो हो ही रहा था, औद्योगिक क्रांति हो रही थी, लेकिन अब ये दूसरे चरण में ये इस प्रकार की प्रक्रिया थी जिसमें अनेक प्रकार के आविष्कार है वो आवश्यकता के अनुसार हो रहे थे। और ऐसे में यह आविष्कार औद्योगिकीकरण की संपूर्ण प्रक्रिया ने दूसरे चरण में प्रवेश किया, और 1801 में रिचर्ड ट्रेविथिक नाम का जो है वैज्ञानिक कह सकते हैं एक व्यक्ति, और 1771 से 1833 जिनका समयकाल है ना, एक इंजन का निर्माण किया जिसे पंपिंग डेविल कहा गया है। ठीक है, पंपिंग डेविल, जो कि प्रश्न है आपका ये भी 1 से 2 नंबर का, कि पंपिंग डेविल क्या है, यानी कि फुफकारने वाला दानव। ये एक ऐसा इंजन था जो बहुत तेज आवाज़ करता था। ये इंजन ट्रकों की कार्निवाल में उस खान के चारों ओर खींच कर ले जाता था, यानी ये ट्रकों को उस स्थान पर ले जाता था खींचकर जहाँ पर कोयला जो है निकलता था, या जहाँ पर इन सामग्री को यहाँ पे लादना होता था। जहाँ रिचर्ड काम करता था, रिचर्ड ट्रेविथिक ने ही इसका आविष्कार किया था पंपिंग डेविल का, और रिचर्ड जहाँ काम करता था वहाँ पे ट्रकों को इसके माध्यम से, ये पंपिंग डेविल के माध्यम से खींचा जाता था। 1814 में एक रेलवे इंजीनियर जिनका नाम है जॉर्ज स्टीफेंसन, और समयकाल है 1781 से 1848, ने एक रेल इंजन बनाया जिसे ब्लचर का नाम दिया गया। या ब्लचर क्या है, कहा जाता है कि यह
इंजन 30 टन भार 100 मील प्रति घंटे की रफ्तार से एक पहाड़ी पर ले जा सकता था। बहुत अधिक मात्रा में ये भार को ढो सकता था, इसकी ताकत थी, यानी कह सकते हैं कि काफ़ी ताकतवर इंजन ये हुआ करता था। सर्वप्रथम 1825 में स्कॉटटन और डॉलिंगटन शहरों के बीच में 9 मील लंबा रेल मार्ग 24 किलोमीटर प्रति घंटा यानी 15 मील प्रति घंटा की रफ्तार से 2 घंटे में रेल द्वारा तय किया गया। ये भी प्रश्न कभी आ सकता है, वैसे इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी फौरी तौर पे इसको भी याद रखें। इसके बाद 1830 में लिवरपूल और मैनचेस्टर, ये भी जगह है ब्रिटेन के अंदर ही, लिवरपूल और मैनचेस्टर को आपस में रेल मार्ग से जोड़ दिया गया। ये दोनों शहर वो एक दूसरे से जुड़ गए रेल के माध्यम से। 20 वर्षों के भीतर रेल का 30 से 50 मील प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ना एक आम बात हो गई। अब रेलों का रफ्तार भी बढ़ गई, या ये है कि प्रति घंटा 30 से 50 मील का सफ़र है वो तय करनी शुरू कर दी थी। तो इस प्रकार से रेलों का समय या रेलों का निर्माण भी होने लगा था, और उसके जो है परिवहन के तरीकों में भी बदलाव आ रहा था, उनकी घंटों की रफ्तार भी अलग अलग थी। 1830 के दशक में नहरों के रास्ते परिवहन में अनेक समस्याएं दिखाई दी, कि ये जो समय आया इसमें बहुत सारी समस्याएं थी। नहरों के कुछ हिस्सों में जलपोतों की भीड़ भाड़ के कारण परिवहन की रफ्तार है वो धीमी पड़ गई। अब ये समस्या क्या है कि नहरों के अंदर बहुत अधिक मात्रा में जलपोत है वो चलते थे, और यहाँ पर अक्सर भीड़ भाड़ रहा करती थी, जिसके कारण जो है तेज़ी से अवरोध था और तेज़ी से यात्राएं नहीं हो पाती थी, और पाले, बाढ़ या सूखों के कारण इनका इस्तेमाल भी सीमित समय में हो गया। पाला यानी कभी कभी धुंधलापन हो जाता था, धुंध पड़ती थी, बर्फ़ पड़ती थी और इसके चलते भी साफ दिखाई नहीं देता था, और कभी कभी जैसे नदियों में बाढ़ आ जाती थी तो बाढ़ के फलस्वरूप भी स्थितियाँ डावाडोल रहती थी, और कभी सूखा भी होता था तो बारिश नहीं होती थी तो पानी जल के अभाव में भी नहरें वो सूख जाती थी, तो इसके कारण इस्तेमाल का समय भी सीमित हो गया। अब रेल मार्ग ही परिवहन का एक प्रमुख सुविधाजनक विकल्प है वो दिखाई देने लगा था। तो अब रेल मार्ग नहरों से ज़्यादा है वो महत्वपूर्ण बन गया था। 1830 से 1850 के दशक में ब्रिटेन में 1830 से 1850 के जो समय के बीच में ब्रिटेन में रेल पथ कुल मिलाकर 2 चरणों में लगभग 6000 मील लंबा हो गया, यानी बहुत अधिक मात्रा में अब रेलें बिछाई जाने लगी थी। 1833 से 37 के छोटे रेलोन्माद के दौरान 1400 मील लंबी रेल लाइनें बनी, और 1844 से 47 के दौरान बड़े रेल उन्माद, यानी अब रेल का उन्माद यानी रेलों का बनाने का जुनून है वो हुआ। तो इसमें छोटा रेल उन्माद और बड़ा रेल उन्माद, एक एक सिंगल नंबर के प्रश्न है। तो समय काल है 1833 से 37 छोटा रेल उन्माद का समय, और 1844 से 47 के बीच में बड़े रेल उन्माद का समय है वो इसके अंदर शामिल है। तो इस दौरान 9500 मील लंबी रेल लाइन बनाने की मंजूरी भी वहाँ की सरकार द्वारा दी गई, और इस संपूर्ण कार्य में कोयले और लोहे को भारी मात्रा में जो है उपयोग है वो किया गया। बड़ी संख्या में लोगों को काम पर लगाया गया, और निर्माण तथा लोक कार्य उद्योगों के क्रियाकलापों में तेजी लाएगी। 1850 तक आते आते लगभग इंग्लैंड रेल मार्ग से जुड़ गया। 1850 तक आते आते इंग्लैंड में स्थितियाँ बहुत अच्छी हो गई थी, वहाँ या शहर है वो एक दूसरे से जुड़ने लगे थे, और नहरों और रेलों के माध्यम से सामग्री भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर अधिक मात्रा में जाने लगी थी, और वहीं वहाँ परिवहन के संसाधनों के रूप में रेलें उपलब्ध थी। अधिक मात्रा में रेलें होने से यात्रियों को भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में सुविधाएं रहती थी, और वहीं अधिक मात्रा में भार को ढोया जा सकता था। अब हमारा इसी के साथ एक पॉइंट है, आविष्कारक कौन थे, यानी हम समझते हैं ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति को, और ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति के दौरान बहुत सारे मशीनों का निर्माण हुआ। अब यहाँ पर जो आविष्कारक थे जिन्होंने ये नई आवश्यकता के अनुसार जो आविष्कार किए थे, वो आविष्कार कैसे थे, वास्तव में उनकी स्थितियाँ क्या थी, क्या वो सारे के सारे प्रशिक्षित वैज्ञानिक थे, क्या उन्हें भौतिकी जो या कह सकते हैं रसायन विज्ञान का ज्ञान था, या फिर ये ऐसे लोग थे जिन्होंने सिर्फ अपनी आवश्यकता के अनुसार जुगाड़ किया और वो जुगाड़ ही उनके लिए आविष्कार बन गए। तो देखिए हम उनको समझते हैं। ये पता लगाना अवश्य ही रुचिकर होगा कि वे लोग कौन थे जिनके प्रयत्नों से ये परिवर्तन हुए। उनमें से कुछ लोग प्रशिक्षित वैज्ञानिक थे, यानी ऐसे लोग थे जिनको वास्तव में विज्ञान का ज्ञान था। तो कुछ लोग तो प्रशिक्षित वैज्ञानिक थे और जिनकी रुचि थी,
भौतिकी और रसायन जैसे बुनियादी विज्ञानों की शिक्षा 19वीं सदी के आखिरी दशकों में अत्यंत सीमित थी। हालांकि ये रसायन के क्षेत्र में या भौतिकी के क्षेत्र में उस दौरान जो है बेसिक शिक्षा कह सकते हैं या जो महत्वपूर्ण शिक्षा है वो इतनी ज़्यादा वहाँ पे प्रसिद्ध नहीं थी, बल्कि सीमित थी। और ऊपर बताए गए प्रौद्योगिकी आविष्कार तब तक हो चुके थे। चूँकि इन आविष्कारों को संपन्न करने के लिए भौतिकी और रसायन विज्ञान के उन सिद्धांतों के नियमों की पूर्ण जानकारी होना जरूरी नहीं थी। यानी जो उन्होंने आविष्कार किए तो उन्होंने अपने आविष्कार अपनी समय के अनुसार ही किए हैं। और ऐसे में जो भी ये आविष्कार करता थे उनको भौतिकी या रसायन का ज्ञान हो ऐसा जरूरी नहीं था जिन पर ये आविष्कार आधारित थे। इसलिए ये वैज्ञानिक प्रगतियाँ प्रतिभाशाली लेकिन अंतःप्रज्ञ विचारकों और लगनशील प्रयोगकर्ता द्वारा की गई। अंतःप्रज्ञ विचारक यानी अंदर ही अंदर स्वयं को विचार आना और उसके आधार पे अपने ज्ञान के आधार पे जो उन्होंने अपनी लगन के आधार पे जो उन्होंने कुछ प्रगतियां की है उसके आधार पे ये विचारक प्रतिभाशाली थे। और उन्हें इस तथ्य में भी सहायता मिली कि इंग्लैंड में कुछ ऐसी विशिष्टताएं थी जो अन्य यूरोपीय देशों में नहीं थी कि इंग्लैंड में भरपूर संसाधन मौजूद थे। इंग्लैंड अटलांटिक महासागर के पार स्थित था। इंग्लैंड की स्थिति यूरोप में अन्य देशों की तरफ अलग थलग थी। तो ये बहुत सारी स्थितियां इंग्लैंड में अलग थी जो अन्य यूरोपीय देशों में नहीं थी। इंग्लैंड में 1760 से 1800 के बीच दर्जनों वैज्ञानिक पत्रिकाएं और अनेक वैज्ञानिक संस्थाओं द्वारा अनेक शोध पत्र भी प्रकाशित किए गए। देखिए इंग्लैंड के लोग हैं वो रुचि रखते थे, उनके अंदर ज्ञान पिपासा थी और ऐसे में वहाँ पर अनेक ऐसी वैज्ञानिक पत्रिकाएं भी निकलती थी और शोध पत्र निकलते थे जिसके माध्यम से लोग उनको पढ़ते थे और अपने ज्ञान की पिपासा को या जिज्ञासा को शांत करते थे। इस प्यास को कला समाज यानी सोसाइटी ऑफ आर्ट्स का नाम दिया गया और 1754 में ये स्थापित हुआ था। तो छोटे कस्बों में भी ज्ञान पिपासा सर्वत्र थी वहाँ पर, यानी हर व्यक्ति वहाँ पे ज्ञान को जानना चाहता था, चाहे वो छोटा इलाका हो चाहे वो बड़ा हो। और इस प्यास को यानी ये जानने की जो प्यास ये पिपासा जो अंदर थी उसको कला समाज या सोसाइटी ऑफ आर्ट्स का नाम है वो दिया गया और वहाँ पे इस नाम से वहाँ पे स्थापित हुई ये सोसाइटी ऑफ आर्ट्स जो कि समयकाल है 1754 में के क्रियाकलापों द्वारा घूमने फिरने वाले व्याख्याताओं द्वारा अथवा अन्य कॉफ़ी हाउसों में जिनकी संख्या 18वीं शताब्दी में कई गुना बढ़ गई थी विचार विनिमय द्वारा बुझाया गया। अधिकतर आविष्कारिक वैज्ञानिक ज्ञान के अनुप्रयोग की अपेक्षा दृढ़ता, रुचि, जिज्ञासा, यहाँ तक कि भाग्य के बल पर ही हुए थे। ये आविष्कार जो हुए थे वो जिज्ञासा, दृढ़ता या जो वास्तव में वो लोग चाहते थे उसके अकॉर्डिंग उन्होंने आविष्कार किए हैं। कपास क्षेत्र के कुछ आविष्कारक जैसे कि जॉन के और जेम्स हारग्रीव्स बुनाई और बड़ीगिरी के कामों से परिचित थे। उन्हें बुनाई आती थी और बड़ीगिरी का काम आता था यानी लकड़ी या कारपेंटर का काम, और इसके कारण उन्होंने ये आविष्कार है वो किए। और वहीं किंतु रिचर्ड आर्कराइट और एक जो था वो एक नाई और बालों का विग बनाने वाला था, और सैमुअल क्रॉम्पटन जो था वो तकनीकी दृष्टि से कुशल नहीं था। एडमंड राइट ने साहित्य, आयुर्विज्ञान और कृषि का अध्ययन किया था। प्रारंभ में उसकी इच्छा है वो पादरी बनने की थी, लेकिन वह यांत्रिकी के बारे में बहुत कम जानता था। तो इस प्रकार से हर एक ने कोई ना कोई आविष्कार किए हैं, तो उनका बेसिक ज्ञान अलग था और उन्होंने अपने समय के अकॉर्डिंग या जो इन्होंने रुचि थी थोड़ी बहुत तो जिज्ञासा के आधार पे उन चीज़ों को उन्होंने बनाया और फिर उनमें उनको सफलता मिल गई। इसके विपरीत भाप के इंजनों के क्षेत्र में थॉमस सेवरी का नाम आता है जिसने भाप के इंजन का आविष्कार किया। और थॉमस सेवरी जो था एक वो सैन्य अधिकारी था, ठीक है, सैनिक था या सैन्य अधिकारी था। थॉमस न्यूकॉमन एक लुहार और तालासाज था। लुहार यानी लोहे का काम करने वाला और तालासाज यानी ताला बनाने वाला, ताले बनाया करता था। जेम्स वॉट का यंत्र संबंधी कामकाज की ओर झुकाव था। इन सब में अपने अपने आविष्कारों के प्रति कुछ संगत ज्ञान अवश्य था कि उन्होंने जो भी आविष्कार किए उन्होंने सीधे तौर पे नहीं, उनको थोड़ा बहुत नॉलेज था, ज्ञान था, उसके आधार पे उन्होंने उनकी जिज्ञासा को और बढ़ाया, अपनी लगन के आधार पे उन्होंने आविष्कार किए। सड़क निर्माता जॉन मेटकॉफ जिसने स्वयं व्यक्तिगत रूप से सड़कों की सतहों का सर्वेक्षण किया था, वो कैसे सड़कें बनाई जाए उसको उसने स्वयं देखा, जाना, और उसके बाद जब उसे अंत प्रेरणा मिली तो उसके आधार पे उन्होंने इस काम को जो अंजाम दिया। उसके बारे में योजना बनाई थी लेकिन वो अंधा था। यानी ये एक ऐसा व्यक्ति था जॉन मेटकॉफ जो कि सड़क निर्माण की
सतहों के बारे में उसने जाना था कि कैसी सतह उचित रहेगी, और इसके साथ ही उसने कई प्रकार की योजनाएं बनाई, लेकिन वो वास्तव में एक अंधा व्यक्ति था। नहर निर्माता जेम्स ब्रिडले तो लगभग निरक्षर था। जिसने वर्सली कैनाल बनाई है, नहर बनाई, वो एक निरक्षर व्यक्ति था। शब्दों की वर्तनी के बारे में उसका ज्ञान इतना कमजोर था कि वह नौचालन या नेविगेशन जैसा शब्द भी नहीं जान पाया, यानी उसका भी सही वर्तनी वो नहीं बता सका। लेकिन उसमें गजब की स्मरण शक्ति और कल्पना शक्ति और एकाग्रता थी कि जिसके आधार पर उसने वर्सली कैनाल का निर्माण भी किया। तो इस प्रकार से ये वो वैज्ञानिक थे जिन्होंने अपनी आवश्यकता के अनुसार नई नई मशीनों का निर्माण कर लिया, और फिर जब उन्हें सफलता मिल गई तो वही लोग हैं वो आविष्कार कहलाए, या हम कह सकते हैं कि वो ही लोग थे जो वैज्ञानिक कहलाए, जिन्होंने ब्रिटेन के अंदर विभिन्न प्रकार के आविष्कारों को अंजाम दिया। तो ये सारे के सारे वैज्ञानिक नहीं थे, सारे के सारे सुशिक्षित प्रशिक्षित वैज्ञानिक नहीं थे, बल्कि उन्होंने अपनी आवश्यकता के अनुसार चीज़ों को बनाया। तो वो कहा जाता है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, और इसके आधार पर बहुत सारे ब्रिटेन में ऐसे लोग थे जिन्होंने अपने जुगाड़ के लिए या अपनी ज़रूरत के लिए कुछ जुगाड़ किए, और वही जुगाड़ बाद में उनके लिए फ़ायदेमंद साबित हुए, और वो ही फिर उन्हें वैज्ञानिक का दर्जा उन्हीं के माध्यम से उनको मिला। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।